बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को तमिलनाडु के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा कि भारत समुद्रयान मिशन की कर रहा है तैयारी। इससे गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने के उपायों पर दिया जोर। खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 1 नवंबर से ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत प्रत्येक बोली लगाने वाले की अधिकतम खरीद मात्रा 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर की गई 200 मीट्रिक टन। प्रति ई नीलामी की भी कुल मात्रा 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर की गई 3 लाख मीट्रिक टन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2023-24 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान किया जारी। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए 1485.69 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन का रखा गया है लक्ष्य। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब रहने की जताई जा रही है आशंका। मौसम विभाग ने कहा कि वायु गुणवत्ता में लगातार आ रही है कमी। पंजाब में लगातार बढ़ रही हैं पराली जलाने की घटनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को चेन्नई, तमिलनाडु में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और 1,382 अपतटीय द्वीपों के साथ भारत की समुद्री स्थिति उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थलों के अलावा भारत के पास 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौगम्य जलमार्ग हैं। देश का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरों का भरण पोषण करती है और लगभग 2,50,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों की परिचालन दक्षता को इस बदलते हुए समय में वैश्विक औसत बेंचमार्क से तालमेल बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों को अगले स्तर पर पहुंचाने से पहले बुनियादी ढांचे और परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह विकास से बंदरगाह आधारित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु आपदा हमारे समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जिसमें तापमान और समुद्र का बढ़ता स्तर शामिल है। समुद्री क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से मुक्त रखने के लिए त्वरित, सक्रिय और शीघ्र कार्रवाई की जरूरत है और इससे विशेषकर कमजोर समुदायों के बीच आजीविका बाधित होने का खतरा उत्पन्न न हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रों की व्यावसायिक जिम्मेदारी ही नहीं अपितु इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने के प्रति भी उनका दायित्व है। समय की मांग है कि नौवहन सहित समुद्र संबंधी दीर्घकालिक और कुशल गतिविधियों का संचालन किया जा सके। स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए समुद्र में अधिक अनुकूल और हरित कार्य प्रणालियों को अपनाना भी आवश्यक है। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाया है। सरकार ने 1 नवंबर से केंद्रीय पूल से गेहूं के लिए खुला बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत प्रत्येक ई नीलामी के लिए बोली लगाने की मात्रा 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन कर दी है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आटा मिलर्स को छोटे व्यापारियों जैसे कि थोक खरीदार ई नीलामी में 200 मीट्रिक टन के लिए बोली लगा सकेंगे, और जबकि फिलहाल OMSS के तहत ये मात्रा 100 मीट्रिक टन है। मंत्रालय ने यह कदम खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उठाया है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में प्रत्येक ई नीलामी में पेश की जाने वाली गेहूं की कुल मात्रा भी 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम FCI OMSS के तहत ओपन बफर स्टॉक से गेहूं बेच रही है। FCI ने 26 अक्टूबर को ई नीलामी के 18वें दौर में 2318 सफल बोलीदाताओं को लगभग 1.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। FCI इन वस्तुओं की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई नीलामी के माध्यम से 28 जून से OMSS के तहत आटा मिलर्स और छोटे व्यापारियों जैसे कि थोक खरीदारों को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल बेच रही है। देश भर के 444 डिपो के करीब 2.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिक्री के लिए पेश किया गया और इसके तहत ई नीलामी में 2763 सूचीबद्ध खरीदारों ने भाग लिया। और 1/11/2023 से बोली लगाने वाले 200 मीट्रिक टन तक गेहूं खरीद सकते हैं। प्रत्येक ई नीलामी में प्रस्तावित गेहूं की कुल मात्रा भी बढ़ाई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए खाद्यान्न का कुल अनुमानित उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन LMT है। इसमें चावल 1063.13 लाख मीट्रिक टन, मक्का 224.82 लाख मीट्रिक टन, तूर 34.21 लाख मीट्रिक टन, मूंग की दाल 14.05 लाख मीट्रिक टन, उड़द 15.05 लाख मीट्रिक टन। वहीं अगर तिलहन फसलों की बात करें तो इनका कुल उत्पादन 215.33 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है और इसमें मूंगफली 78.29 लाख मीट्रिक टन और सोयाबीन 115.28 लाख मीट्रिक टन है। वहीं अगर गन्ने की बात करें तो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार गन्ने का उत्पादन 4347.93 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ग्रामीण SHG महिलाओं द्वारा सर्वोत्तम शिल्प प्रदर्शित करने वाले लोकप्रिय सरल मेले का शुक्रवार को गुरुग्राम में उद्घाटन किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि जल्द ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के SHG दीदियों के 10 करोड़ बड़े परिवारों में से कम 2 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित सरस मेला आजीविका वृद्धि सहायता योजना का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले का ये दूसरा संस्करण है, जहां देश भर की 800 से अधिक SHG महिलाएं क्षेत्रीय पकवानों के साथ साथ अपने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित 2 सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव 11 नवंबर तक चलेगा। मेला रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक बिना किसी प्रवेश शुल्क के खुला रहेगा। विभिन्न प्रकार की कला और शिल्प के लगभग 400 स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया है और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के विपणन कौशल को विकसित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। तमिलनाडु नीलगिरी में फूलों की खेती करने वाले किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फूलों की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है और न ही उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों ने बताया है कि एक फूल भी ज्यादा नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें कुछ आमदनी की उम्मीद हो। किसानों ने अपनी हालात को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं।
तमिलनाडु काम करने आए थे, लेकिन इधर मार्केट ऐसा फ्लावर का हो गया है। इधर भी हिमालय से चला आ रहा है फ्लावर, तो हमारा दिक्कत हो रहा है। इधर पैसा भी हमारा कम है, रेट ज़्यादा नहीं है। फ्लावर का हो गया अभी 50 रुपया, एक बंडल का 20 रहता है। तो मालिक लोग को भी दिक्कत हो गया है, पैसा देने के लिए हमारा खर्चा नहीं हो रहा है। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। और इस बारे में हमारे सहयोगी ने भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक वीके सोनी से खास बातचीत की। दिल्ली में प्रदूषण की मार एक बार फिर देखने को मिल रही है। इस वक्त वेरी पुअर कैटेगरी में है AQI लेवल दिल्ली में, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वीके सोनी, सीनियर साइंटिस्ट है IMD से। सर, सबसे पहले तो दिल्ली वासी ये जानना चाहेंगे कि ये जो दिक्कतें आ रही है, क्या ये पराली की वजह से या और भी कोई रीजन है? पराली हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो काउंट है वो सबसे ज्यादा पंजाब के तरफ ज्यादा अभी भी केसेस ज्यादा है। इस बार पराली का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम लग रहा है। फायर काउंट्स जो है रिलेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम है, और अभी जो है एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से 300 के बीच में है। और आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें इजाफा होगा और ये वेरी पुअर कैटेगरी में जा सकती है, लेकिन लोअर एंड ऑफ वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहने की संभावना है इसकी। सर, अभी इस वक्त ग्रैप 2 लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में और आसपास NCR में रोकी गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले अगले कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्ते में इसमें कोई सुधार आ सकता है? ये जो वेदर कंडीशन है, अभी जैसी वेदर कंडीशंस लग रही हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुधार आने की संभावना कम है, जब तक बारिश ना हो। और बारिश के अभी 1 हफ्ते तक कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि हवा का रुख जो है, हवा से ज़्यादा दिल्ली में क्लीन हो जाता है, लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून जाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा हवा थम गया है, तो इसका भी कोई ज़्यादा रीज़न है? नहीं, जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है विंड्स स्लो हो जाती हैं। ये एक नेचुरल पैटर्न है, और इसी कारण से ये प्रदूषण एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही मानसून निकलता है। ये हमारी फोरकास्ट तो यही है कि आज पुअर कैटेगरी में रहेगा और आगे 2-3 दिन तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में बना रहेगा। तो आपने सुना वीके सोनी जो सीनियर साइंटिस्ट IMD के कह रहे थे, बड़ा क्लियर है कि अगले कुछ दिन जो है पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। खुशी बात, अच्छी बात जो ये है कि जो पराली की जो केसेस थे उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा है, खास तौर से पंजाब जो के आसपास के जो इलाके हैं उसमें हम ज़्यादा देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने शुक्रवार को मोजाम्बिक के उच्चायुक्त महामहिम एडमिर्डो ए पेरेरिया के साथ अरहर से संबंधित व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने जुलाई 2023 से मोजाम्बिक में पैदा हुई प्रक्रियात्मक बाधाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके कारण देश से तुअर निर्यात खेप को भेजने में देरी हो रही है। उन्होंने उच्चायुक्त से मोजाम्बिक से तुअर के निर्बाध निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए ठीक उस रूप में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जैसा भारत सरकार ने आयात को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय किए हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने महामहिम एडमिर्डो ए पेरेरिया को मोजाम्बिक बंदरगाहों पर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे तुअर निर्यात खेप के बारे में जानकारी दी तथा इसकी शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता पर बल दिया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि तुअर के व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को बराबर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों देशों के उत्पादों और उपभोक्ताओं के प्रति भारत और मोजाम्बिक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उच्चायुक्त महामहिम एडमिर्डो ए पेरेरिया ने मोजाम्बिक में समग्र कृषि इकोसिस्टम के लिए भारत और मोजाम्बिक के बीच व्यापार संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुअर व्यापार से संबंधित मौजूदा मुद्दों को हल करने और मोजाम्बिक से भारत में तुअर निर्यात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है।
शुक्रवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की धोल मंडी में 26 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,160 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 130 रुपए चढ़कर 5,290 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव था 6,290 रुपए, जो कि 27 अक्टूबर को 30 रुपए बढ़कर 6,320 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की बदायूं मंडी में चने के कारोबार में नरमी का रुख रहा। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,950 रुपए। 27 अक्टूबर को इसमें 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,930 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी इस दौरान चने में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 26 अक्टूबर को चने का भाव था 5,645 रुपए। 27 अक्टूबर को इसके सौदे 4 रुपए गिरकर 5,641 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की लाल सोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,450 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 150 रुपए चढ़कर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की जयपुर मंडी में 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,506 रुपए, जो 27 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2,555 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,325 रुपए। 27 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई, भाव 2,330 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 3,000 रुपए। 27 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं नजर आया और भाव 3,000 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.1 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के किसान मक्के की कटाई करें, साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। यहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। अभी टमाटर और बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही लाल मिर्च के खेत में
जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में भिंडी और पालक के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान के खेत से घास फूस निकाल लें। किसान धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ उड़द और मूंग की कटाई करें। इसके साथ ही उड़द और मूंग के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय टमाटर और लाल मिर्च की बुआई करें। टमाटर और लाल मिर्च के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिमला मिर्च और बैंगन भी बोएं। अभी फूल गोभी की बुआई कर लें। किसान पत्ता गोभी की बुआई करते रहें। यहीं किसान मटर की बुआई भी कर लें। मटर में जरूरी उर्वरक का भी इस्तेमाल करें। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित भी किया। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। जगदीप धनखड़ को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने आज हमीरपुर में नगरपालिका कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा कर स्थानीय जनता से जनसंवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के कारनामे काले हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देश के सभी गांव शहरों वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्त हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में देशभक्ति थीम पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। आपकी दूसरी लिस्ट में बीकानेर पश्चिम से मनीष शर्मा को टिकट दिया गया है। बहरोर से हरदान सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। संचोर से रामलाल बिश्नोई, खानपुर से दीपेश सोनी को जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक होटल के कमरे में विदेशी नागरिक का शव मिला है। मृतक की पहचान इटली निवासी मोरी फ्रांसिस्को के रूप में हुई है। मृतक पेशे से इंजीनियर था और नगरनार NMDC स्टील प्लांट में अपनी सेवाएं देने पहुंचा था। पुलिस ने विदेशी नागरिक की मौत की जांच शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान तथा अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर
के रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर खराब स्थिति में है। इन इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से अधिक है, जो सेहत के लिए सही नहीं है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।